हेलो डे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं तरुणा भारद्वाज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ज्योग्राफी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलने की पूरी उम्मीद है। तो इसलिए आप सभी पूरा टाइम देंगे क्लास में, क्योंकि बच्चों 1-2 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बल्कि रेगुलर पढ़ने से और हर रोज पढ़ने से बहुत कुछ होता है। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव मिलेगा छोटे छोटे प्रयास के द्वारा। तो आप जानते हैं राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर हमारी क्लासेस हर रोज रहती है 2 PM पर। तो आप लगातार बने रहिए राइस स्मार्ट हिंदी पर और प्रैक्टिस कीजिए। तो आज की मैं क्वेश्चंस तो लेकर आऊंगी ही, उससे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी जाती है बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप जानते हैं राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल का ऐप भी आ चुका है, राइस स्मार्ट ऐप, जो आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, ठीक है, जहां पर आपको कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच भी मिलने वाला है। और उसमें क्या होगा, आपके लिए हर रोज 3 घंटे की लाइव क्लास होगी और लाइव क्लास होने के बाद आपको सारा ही स्टडी मटेरियल मिलेगा, जितना भी एसएससी का सिलेबस है, जो भी आप पढ़ेंगे बाइलिंगुअल आपको मिलेगा, जो भी कंटेंट है, और ऐसा कंटेंट जो टीचर ने अपने एक्सपीरियंस से बनाया हुआ है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है, बल्कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड जो कंटेंट है वो रखा गया है, ताकि आपको वहां से क्वेश्चंस मिले, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। इसलिए हमने बहुत ही खास ध्यान रखा है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और जो भी आप पढ़ें कंटेंट कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें, और वहां से क्वेश्चंस आपको मिले। ये चीजें ध्यान में रखते हुए एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है आपका, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ना ही कम है, ठीक है। इसके बाद आपको वहां पर हर रोज जब आप पढ़ लेंगे, जो भी आपने पढ़ा उसी का लास्ट में टेस्ट भी होगा, ताकि आपको जानकारी मिल जाए कि आज जो आपने टॉपिक पढ़ा वो कितना समझ में आया, या उस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा, और आप फिर क्या करेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन में आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन क्यों नहीं हो पाए आपसे, तो ये आप नोट करते रहेंगे, ठीक है। और आपको वहीं पर वीकली टेस्ट मिलेगा, साथ ही साथ आपको जो आपने पूरे मंथ पढ़ा उसका मंथली टेस्ट मिलेगा, सेमेस्टर टेस्ट मिलेगा, डाउट सेशन तो आपको मिलेंगे ही, जेनरिक टॉपिक वीडियोस मिलेगी हर सब्जेक्ट की, जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, जो भी पूरा सिलेबस है, सारी क्लासेस है, पूरा कोर्स है, उसको समझने में, ठीक है बच्चों। तो इस कोर्स की ज्यादा जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर, जो है आपका 8282827099 पर आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ आपको मैं ये भी बता दूं, जब आप इस कोर्स को परचेज करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे और मेरा कोड यूज करेंगे TB500, मेरा कोड क्या है TB500, इस कोर्स कोड को यूज करने से आपको जो सब्सक्रिप्शन फी है उसमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये जानकारी आपको मिल चुकी है, और आप जानते हैं जब तक टीचर और स्टूडेंट आपस में बातचीत नहीं करेंगे, टीचर स्टूडेंट से अपने डाउट नहीं पूछेंगे, अपना फीडबैक नहीं देंगे, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो फिर क्या होगा, जो सक्सेस है वो बहुत लेट मिलेगी तो लेकिन लेट मिलेगी। इसीलिए आपको हमारे साथ जुड़ना है, ऑनलाइन माध्यम से ही, आपको पता ही ऑनलाइन चीजें हैं, तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर क्लासेस की, हर सब्जेक्ट की जो भी PDF में जो भी कंटेंट है, सारा PDF जो आता है आपका हमारे ग्रुप में। तो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप हमें जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है। द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया इज, हिमालय दिया हुआ है, केंद्रीय हाईलैंड्स, मध्य उच्च भूमि, गंगा का मैदान, या प्रायद्वीपीय पठार। तो आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से, जो हमारा गंगा का मैदान है, गंगा का विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ। गंगा का जहां पर आज विशाल मैदान है, वहां पर क्या था, जैसे आपका हिमालय के बाद यहाँ पर क्या था, एक गर्त था। गर्त मीन्स क्या होता है बच्चों, गड्ढा था यहाँ पर। तो जो हिमालय की नदियां थी, हिमालय की नदियों ने यहाँ पर कंकर पत्थर, जो भी एलुवियम है, रेत लेकर आई, वनस्पति लेकर आई, फिर इस मैदान का निर्माण किया। तो हिमालय की वनस्पति के द्वारा, हिमालय की नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ। तो बहुत अच्छी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा यहाँ पर पाई जाती है। कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। और आप देखेंगे यहाँ पर जो विशाल मैदान
मैदान है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भी है, क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मृदा है, यहाँ पर रिवर है और यहाँ पर प्लेन है। इसकी वजह से पूरा घना बसा हुआ भी है। तो जो विशाल मैदान है गंगा का मैदान है, इसको आप गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का विशाल मैदान भी कहते हैं। ये सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है भारत का। इसमें राज्य की बात करें तो आपका कौन सा, पंजाब राज्य पड़ता है, ठीक है। कौन सा राज्य पड़ता है, राज्य की बात करें तो आपका पंजाब पड़ेगा, यूपी पड़ेगा आपका, ठीक है ना। यूपी के बाद आपका बिहार होगा, पश्चिमी बंगाल होगा, लिखते हैं अभी पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के बाद आपका झारखंड होगा, झारखंड बिहार से ही अलग हुआ है, और आपका असम भी होगा। असम में भी ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ठीक है ना। असम में भी क्या है आपका, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो वैसे तो पहाड़ी क्षेत्र है जो 7 सिस्टर्स है, लेकिन असम में ब्रह्मपुत्र का मैदान है जो विशाल मैदान का एक भाग है। तो ये सभी राज्यों में अच्छी मिट्टी मिलती है, जलोढ़ मृदा, और ये सबसे ज्यादा उपजाऊ है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कृषि में कार्यरत भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? द परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर इज नियरली। तो आपको पता ही जो भारत है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। जो भारत की जनसंख्या है उनमें से 70% जनसंख्या लगभग गांव में निवास करती है। कहां पर निवास करती है? गांव में। और आपको पता है गांव में आजीविका का साधन क्या होता है? कृषि, ठीक है ना, कृषि होती है। तो भारत की लगभग 70% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। और भारत के बहुत सारे ऐसे उद्योग भी हैं जो कृषि पर निर्भर करते हैं। चीनी उद्योग, जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, तो बहुत सारे उद्योग, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जो भारत में कृषि पर ही निर्भर करती हैं। और अच्छी बात है, भारत में कभी भी बच्चों खाद्यान्न की कमी नहीं होती। तो आप याद रखना, भारत में खाद्यान्न की कमी नहीं है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। समझ में आया होगा। जो भी बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास में भी कोई डाउट है आपका, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, क्या आप पढ़ना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट में आपको क्या प्रॉब्लम है, हमें अपनी प्रॉब्लम को बताइए, क्योंकि हम आपकी सफलता में हमेशा साथ हैं। लेकिन आपको भी काम तो करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भारत की निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो बच्चों आप देखिए, ये है आपका पश्चिमी घाट पर्वत। सिर्फ हिमालय पर्वत ही नहीं है भारत में, हिमालय पर्वत के अलावा पश्चिमी घाट पर्वत भी तो है। दक्षिण भारत में भी पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत है, पूर्वी घाट पर्वत है, नीलगिरी पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, बहुत सारे पर्वत है, सिर्फ हिमालय पर्वत ही नहीं है। तो भारत की जो नदियां है वो उत्तर के हिमालय से भी निकलती है और दक्षिण भारत की जो माउंटेन्स है वहां से भी निकलती है। तो इनमें से अगर कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी ये है आपके कर्नाटक राज्य में कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी नदी पश्चिमी घाट से ही निकलती है आपकी महाराष्ट्र में नासिक जिले से। और आपकी कृष्णा नदी की बात करो तो ये भी आपकी यहीं से निकलती है महाबलेश्वर की पहाड़ी से। और ये सभी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। ये कौन सा पर्वत है बच्चों? पश्चिमी घाट पर्वत है। ये पश्चिमी घाट पर्वत है, यहीं से निकलती है। लेकिन जो आपकी गंगा नदी है ये कहां से निकलती है बताइए फटाफट। गंगा नदी निकलती है आपकी महान हिमालय से। कहां से निकलती है? महान हिमालय से निकलती है, जो उत्तर में है आपका। तो इसका आंसर बनता है आपका गंगा नदी। और ये तीनों नदी निकलती है दक्षिण भारत का जो सबसे लंबा और ऊंचा पर्वत है पश्चिमी घाट पर्वत, जिसको और किस नाम से बोलते हैं? इसको महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से भी पुकारा जाता है। तो सह्याद्री या पश्चिमी घाट पर्वत इसी पर्वत का नाम है, इससे ये निकलती है। समझ में आया आपको? याद आया? तो इजी क्वेश्चन भी आपको कई बार कंफ्यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस की कमी की वजह से। तो आप प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ। और मेरी क्लास होती है फ्राइडे को राइस स्मार्ट के ऐप पर 12:30 पर। तो सभी प्यारे बच्चे हैं क्या करेंगे? राइस स्मार्ट का ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से हमारी जो थ्योरी की क्लासेस है हर रोज मिलती है आपको, और मेरी मिलती है लेकिन 12:30 बजे। तो उसको भी अटेंड करेंगे, समझेंगे चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय वन नीति द्वारा
परिकलित भारत के कुल राष्ट्रीय भौगोलिक क्षेत्र में वन का अनुपात क्या बताया है? तो भारत का जितना भी क्षेत्रफल है, जानते हैं ना आप, भारत का जितनी भी पूरी पृथ्वी है उसका कितना परसेंट है? 2.4% भाग है पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल का भारत में। तो इस पर जो वनों का कितना प्रतिशत होना आवश्यक है? जितना भी भारत का क्षेत्र है उसमें से कितने क्षेत्र पर वनों का होना आवश्यक है? तो आपको बताए 33%, 33% वनों का होना भारत में आवश्यक है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो भारत है, वो क्या है आपका एक पूरी पृथ्वी का ही भाग है। और पूरी पृथ्वी जो है अपना भू संतुलन, अर्थ बैलेंस बनाकर रखती है। जो प्रकृति ने चीजें दी, जितनी मात्रा में दी, उतनी चीजों का उतनी मात्रा में, उतने अनुपात में होना बहुत ही आवश्यक है। और उसी वजह से हमारी पृथ्वी मेंटेन रहती है। हमारी पृथ्वी पर बायोडाइवर्सिटी जो भी है वो रहनी चाहिए, क्योंकि अगर पृथ्वी का भू संतुलन बिगड़ा तो हमारा जो मानव जीवन है वो भी खतरे में आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए आप। जो पृथ्वी है वो भी हमारा एक घर ही तो है, पृथ्वी भी हमारा घर है, पृथ्वी भी हमारा आवास है, उसको बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। तो चलिए पृथ्वी को और अपने घर को और अपने भारत में बचाइए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लगातार पेड़ को काटते जा रहे हैं बच्चों, विकास की दौड़ में। विकास की वजह से हम लगातार पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जनसंख्या को बढ़ती जा रही तो उसकी वजह से। लेकिन अब आप ऐसा नहीं करेंगे, आप पृथ्वी को बचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? तो बच्चों देखिए, फसलें कुछ ऐसी होती है जिसको कम तापमान की आवश्यकता हो, कुछ फसलें ऐसी होती है जिसको ज्यादा तापमान की आवश्यकता हो। इसी तरह से कुछ फसलें ऐसी होती है जिसको पानी की जरूरत है या कम सिंचाई की जरूरत है। ऐसी फसलें भी होती है जिसको अधिक सिंचाई की जरूरत है। तो ऐसी फसल जिसको सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, दिए हुए ऑप्शन में से आपका जो बनता है वो बनता है आपका गन्ना। ठीक है ना, और आपका वैसे धान भी है, चावल भी है, चावल में भी सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में से ही हमें करना है। और ऐसी फसल जिसको सिंचाई की आवश्यकता कम होती है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं मोटे अनाज। ठीक है ना, सरसों, ज्वार, बाजरा, चना, ये सभी कहां पर पैदा होते हैं? राजस्थान में, क्योंकि इनको सिंचाई की या पानी की आवश्यकता कम होती है। तो आपने समझ लिया यहाँ पर। तो जौ, मक्का, ये सभी कैसी फसलें हैं जिनमें सिंचाई की आवश्यकता कम हो। गेहूं में भी होती है सिंचाई की आवश्यकता, लेकिन गन्ने से कम, और सबसे ज्यादा आपके चावल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के सबसे पुराने पर्वत कौन से हैं? द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया आर। इनमें से भारत का सबसे पुराना पर्वत आप सभी जानते होंगे। तो भारत का सबसे और इवन पूरे विश्व का भी सबसे पुराना पर्वत है आपका अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत है पूरे विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। इसको आप अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट मीन्स होता है बचा कुचा। ये फैला हुआ है दिल्ली में, दिल्ली के बाद ये फैला हुआ है आपका हरियाणा, राजस्थान, और इसके बाद ये फैला है आपका गुजरात में। लेकिन सबसे लंबा और सबसे ऊंचा है आपका ये राजस्थान में। राजस्थान में इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, तो आप याद रखना ये विश्व का सबसे पुराना है। और नए पर्वत में आ जाएगा आपका हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत को आप क्या कहते हैं? युवा पर्वत या यंग माउंटेन, कि वो विश्व का सबसे नया पर्वत है। नेक्स्ट है आपका, भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहां से आती हैं? द ओल्डेस्ट रॉक्स इन इंडिया आर रिपोर्टेड फ्रॉम। तो आप देखिए, जो भारत है, भारत का जो क्षेत्र है बच्चों, जितना भी आपको भारत का मैप दिखाई देता है, ये भारत का जो पूरा एरिया है, स्थलखंड है, इसका निर्माण एक साथ नहीं हुआ था। हर पार्ट का निर्माण एक साथ हुआ। आप जानते हैं भारत में माउंटेन भी है, प्लेट्यूज भी हैं, कोस्टल प्लेन भी है, आइलैंड भी है, प्लेन भी है। तो जितने भी भाग हैं भारत के, उनका निर्माण अलग अलग समय, अलग अलग क्रियाओं के द्वारा हुआ। और हमारे स्थलखंड में क्या मिलती है? चट्टानें। ठीक है ना, तो जो भारत के सबसे पुराने चट्टानें आएंगे वो आएंगे आपके धारवाड़ क्षेत्र कर्नाटक से। क्यों आएंगे? आप देखिए, धारवाड़ क्षेत्र कर्नाटक से, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये क्या है आपका? प्रायद्वीपीय पठार। ये क्या है आपका? प्रायद्वीपीय पठार।
तो जो प्रायद्वीपीय पठार है वो किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का। किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था। अब ये गोंडवाना लैंड क्या है? तो आप देखो गोंडवाना लैंड क्या है। तो आज जो हमारी पृथ्वी है, जो भी आज हमारा स्थल खंड है, वो 7 अलग अलग महाद्वीपों में बटा हुआ है। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं पहले पृथ्वी ऐसी नहीं थी। पृथ्वी जितना भी स्थल खंड है, जितने भी महाद्वीप है, वो एक साथ जुड़े हुए थे। जब ये एक साथ जुड़े हुए थे तो इनको हम बोलते थे पेंजिया। एक ही महाद्वीप था, उसका नाम था पेंजिया। और एक ही महासागर था जो पेंजिया के चारों तरफ फैला हुआ था, जिसको हम बोलते थे पेंथालसा। पेंथालसा। और जो आपका पेंजिया था, उसका उत्तर ये 2 भागों में बटा हुआ था। इसका उत्तर का भाग अंगारा लैंड और इसका दक्षिण का भाग था गोंडवाना लैंड। जैसे आज पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा भूगर्भिक हलचल होती है और ज्वार भाटा आता है, तो उसी तरह से प्राचीन समय में भी पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा हलचल हुई और ज्वार भाटा की वजह से, ज्वारी शक्ति की वजह से जो एक साथ जुड़ी हुई जमीन थी, एक साथ जुड़ा हुआ स्थलखंड था, ये अलग अलग हुआ। और जो ये आपका गोंडवाना लैंड है, ये जो हिस्सा है, इस गोंडवाना लैंड से हमें केवल ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग मिला। ये केवल ये हिस्सा हमें मिला, ठीक है। तो ये सबसे प्राचीन एक तरह से भाग भी हुआ। और जो सबसे प्राचीन चट्टाने हैं वो हमें मिल जाएंगे आपका कर्नाटक, आपका यहीं पर ही है, इसी का भाग है। तो धारवाड़ क्षेत्र कर्नाटक में हमें सबसे पुरानी चट्टाने मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा स्थापित एकमात्र निजी क्षेत्र की रिफाइनरी कहां पर स्थित है? द ओनली प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी सेट अप बाय रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड इज लोकेटेड इन। तो आप जानते हैं, अब जो ये आपका भारत है, भारत में निजीकरण भी बढ़ने लगा है। भारत में भी जो सरकारी क्षेत्र है उसमें भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनी आने लगी है और बड़े बड़े कार्य करने लगी है। जो सरकारी चीजें थी उसमें प्राइवेट सेक्टर अब आगे आने लगा है। तो जो रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा भी पहला निजी क्षेत्र का ये वो है, निजी क्षेत्र की रिफाइनरी है। तो ये कहां पर है? तो ये जो स्थापित की गई, ये जामनगर गुजरात में स्थापित की गई, ठीक है। निजी क्षेत्र का पहला है जामनगर, कहां पर है आपका? गुजरात। गुजरात में जामनगर रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा स्थापित पहले निजी क्षेत्र की और एकमात्र, एक ही है केवल, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, ये आपका लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप याद रखना, भूलना मत, प्ले स्टोर से राइस्मार्ट ऐप को डाउनलोड करना। और साथ ही साथ जब आप कोर्स परचेज करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो TB500 कौन सा कोड है मेरा? TB500 कोड आप यूज करना मत भूलेगा। इससे आपको फ्री में बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। क्वेश्चन आया हुआ है, प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्रीय मृदा प्रकार किससे संबंधित है? वेरी सिंपल, क्वेश्चन की लैंग्वेज तो बदल ही देते हैं। तो द जोनल सॉइल टाइप ऑफ पेनिसुलर इंडिया बिलोंग्स टू। पेनिसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत आप जानते ही हैं। जो आपका दक्षिणी भारत है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तरफ इसके बंगाल की खाड़ी में जल, दूसरी तरफ इसके अरब सागर में जल, तीसरी तरफ इसके हिंद महासागर में जल। तो जब भी कोई स्थलखंड 3 तरफ से जल से या समुद्र से घिरे तो उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। तो हमारा जो दक्षिण भारत है वो एक प्रायद्वीपीय आकृति का है, जबकि कोई भी स्थलखंड जब चारों तरफ से जल से घिरे तो उसको हम बोलते हैं द्वीप। लेकिन भारत क्या है? प्रायद्वीप, क्योंकि इसके 3 तरफ समुद्र है या जल है, एक ही बात है बच्चों। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिण भारत है, उसमें सबसे ज्यादा आप क्या देखते हैं? मसाले का उत्पादन होता है ना। तटों पर नारियल का उत्पादन होता है, केले का उत्पादन होता है, लेकिन उसके लिए तो नहीं, वो तटीय मिट्टी आ जाएगी, आपकी जलोढ़ मृदा ही है तटों पर। तो सबसे ज्यादा जो मिट्टी की बात करें तो दक्षिण भारत में या प्रायद्वीपीय भारत में लाल मिट्टी सबसे अधिक मिलती है, रेड सॉइल दक्षिण भारत में। यहाँ पर मिलेगी आपके ब्लैक सॉइल ज्वालामुखी की वजह से, यहाँ पर मिलती है जलोढ़ मृदा एलुवियम सॉइल, और यहाँ पर मिल जाएगी थोड़ी थोड़ी तटों पर एलुवियम सॉइल। लेकिन जो दक्षिण भारत है सबसे ज्यादा वहां पर मिलेगी लाल मृदा। और आप सब जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो आप याद कर लीजिए, लाल मिट्टी का रंग किस वजह से लाल होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। इजी क्वेश्चन, लेकिन इजी भी कई बार हार्ड हो जाता है जब आपसे नहीं आता है, या जब कंफ्यूजन होता है तो इजी भी हार्ड लगने लगता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, रेडक्लिफ रेखा किसके बीच की सीमा है?
द रेड क्लिफ लाइन इज ए बॉर्डर बिटवीन, तो बाउंड्री बिटवीन, तो आप जानते हैं कुछ जितने भी भारत में या पूरे विश्व में जितना भी स्थल खंड है, जितने भी देश हैं, वो अलग अलग तो हुए हैं। जो अलग अलग हुए हैं उनके बीच का बॉर्डर तो रहता ही है, सीमा रहती है, लेकिन कुछ आपस में जुड़े हुए भी हैं। अब जो प्राकृतिक रूप से अलग है तो अच्छा है, अदरवाइज जो प्राकृतिक रूप से अलग नहीं है तो मानव निर्मित लाइन या बॉर्डर भी तैयार किया जाता है विवाद से बचने के लिए। तो आप जानते भी हैं ये भी भारत जो था वो पहले भारतीय उपमहाद्वीप था, पाकिस्तान एक साथ जुड़ा हुआ था, बांग्लादेश, चाइना का कुछ पार्ट, तो ये सब एक साथ जुड़े हुए थे। तब हम भारत को क्या बोलते थे, भारतीय उपमहाद्वीप बोलते थे। लेकिन अब क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान अलग हो गए, ठीक है, भारत और पाकिस्तान अलग हो गए, तो ये जमीन भी एक साथ जुड़ी हुई थी और फिर हमें एक बॉर्डर खींचना पड़ा, बॉर्डर लाइन हमें बनानी पड़ी, जिसको हमने बोल दिया रेड क्लिफ। और ये रेड क्लिफ नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने ही रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर का निर्माण किया और उसी के नाम पर पड़ा रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। भारत और चीन के बीच की बात करें तो मैकमोहन रेखा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच का तो ड्यूरेंट लाइन है। तो इस तरह से जो लाइन है बॉर्डर के नाम है उसको भी आप देख लीजिए, क्वेश्चन में कई बार रिपीट हो जाते हैं, ठीक है बच्चों, जरूरी नहीं है सेम ही होगा, लेकिन इससे आपको ये पता चलता है कि जो बॉर्डर के नाम है, बाउंड्री के लाइन है, वो भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में वन आवरण का सबसे बड़ा क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? द स्टेट हैविंग ए लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर्ड इन इंडिया इज, तो भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? देखिए क्वेश्चन है, यही एग्जाम है, किसी भी तरह घुमा के पूछ लेंगे ताकि आप थोड़े कंफ्यूज हो जाए। एग्जामिनर जो होगा क्वेश्चन पेपर में आपको कंफ्यूज वाले क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? तो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन पाए जाएंगे बताइए अगर आपको पता है। और जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, रिकॉर्डेड क्लास में भी आप कमेंट जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को लेकर आएंगे हमारे क्लास में। हर रोज मेरी क्लास आपको मिलेगी 2 PM पर, बाकी सारी क्लासेस का आप देख लीजिए। हर रोज यहाँ पर रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, GS के सारे सब्जेक्ट की क्लासेस होते ही हैं। हम आपके लिए हैं। अब हम देखते हैं कि आप अपने सपनों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते हैं। हम तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपकी जो एम है, लक्ष्य है, उद्देश्य है जीवन का, उसके लिए हम तो लेकर आते हैं, क्योंकि हम आपकी सफलता में साथ रहना चाहते हैं। अब हम देखते हैं आप कितना अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो सबसे ज्यादा है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में वन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत द्वारा घेरी गई पृथ्वी की सतह का प्रतिशत क्या है? द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्डेड बाय इंडिया इज, वेरी सिंपल, भारत में जो पूरी पृथ्वी है या पूरा विश्व है, जो पूरा विश्व है, आप जानते हैं पूरे विश्व में स्थलखंड कितना है और जल कितना है। तो बताइए, अगर पूरे विश्व की बात करो तो 29% भाग क्या है? स्थलखंड, और 71% भाग क्या है आपका? जल। लेकिन ये परसेंटेज भी अब ऐसे नहीं पूछते, ये हमारी पृथ्वी है बच्चों, और पृथ्वी बटी हुई है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करो तो इसमें स्थलखंड अधिक है, याद रखना, उत्तरी गोलार्ध में स्थल अधिक है, और दक्षिणी गोलार्ध की बात करो तो दक्षिणी गोलार्ध में जल अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है आपका? जल अधिक है। कितनी मात्रा की बात करें तो जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में 40% भाग किसका है? स्थलखंड का है, लैंड का है, और 60% भाग जो है, 60% भाग वो वाटर है। यहां पर बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जो 40% है, सॉरी, उत्तरी गोलार्ध में 80% तो स्थलखंड है, लैंड है, और 20% उत्तरी गोलार्ध में वाटर है। ये वाली परसेंटेज भी आजकल एग्जाम में पूछते हैं, या तो याद रखना, उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड अधिक और दक्षिणी गोलार्ध में जल अधिक, ठीक है। तो जो पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी का भारत में कितना प्रतिशत है? तो वेरी सिंपल, 2.4%।
कितना 2.4% है केवल भारत पूरी पृथ्वी का हिस्सा। और इसमें जनसंख्या की बात करें तो भारत में विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रहता है? 2011 में जब जनगणना हुई तो उसके अनुसार 17.5% निवास करता है। अब तो बढ़ गई होगी क्योंकि कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से 2021 की जनगणना नहीं हो पाई है, क्योंकि जो जनगणना होती है आप जानते हैं हर 10 साल के बाद होती है। 2011 में हुई थी, उससे पहले 2001 में हुई थी, 2021 में होनी थी जो नहीं हो पाई है। तो अभी पुराना डेटा है, वैसे बच्चों बढ़ चुकी होगी, लेकिन अभी जब तक सेंसेक्स नहीं आती हम नया डेटा नहीं बता सकते खुद से। वैसे बता देंगे अप्रोक्स में, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो अभी वो नहीं पता है। अभी आप इसको याद कर लेना, बता देना अकॉर्डिंग 2011 के अनुसार है आपका 17.5%। और क्षेत्रफल की बात करें तो वो है 2.4%। मुझे पूरी उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और आप याद भी कर रहे होंगे, और पूरी जो क्लास है उसका बेनिफिट भी आप ले रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? वेरी सिंपल, और सिर्फ भारत की नहीं पूरे विश्व की भी। द इंडियाज हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड एट, तो पूरे विश्व की भी या पूरे भारत की भी सबसे अधिक जो बारिश होती है वो कहां पर होती है? वो होती है आपके मेघालय जो राज्य है, मेघालय के मौसिनराम में होती है विश्व की सबसे ज्यादा बारिश। अगर बात करें तो जो सबसे ज्यादा बारिश होती है मेघालय के मौसिनराम में, वो किस प्रकार की वर्षा का उदाहरण है? क्वेश्चन में पूछते हैं, क्योंकि जो वर्षा है बच्चों वो 3 प्रकार की होती है। वर्षा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की वर्षा होती है। कितने प्रकार की वर्षा? 3 प्रकार की। यहाँ पर आपका मेघालय का मौसिनराम, ठीक है, और ये पर्वतीय वर्षा का एक प्रकार है। कौन सी? पर्वतीय वर्षा का ही एक ये प्रकार है, ये आप याद रखना। वर्षा के प्रकार की बात करो तो वर्षा के जो प्रकार है, वर्षा के प्रकार की बात करें तो वर्षा के होते हैं 3 प्रकार। एक होती है संवहनीय वर्षा, दूसरी होती है पर्वतीय वर्षा, और तीसरी होती है आपकी चक्रवातीय वर्षा। कौन सी होती है आपकी? चक्रवातीय वर्षा। तो जो मेघालय का मौसिनराम है उसमें जो वर्षा का एक प्रकार है वो है पर्वतीय वर्षा। अब एग्जाम में ये नहीं पूछते सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, अब ये बता देंगे आपको क्वेश्चन में कि मेघालय के मौसिनराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है, आप बताएंगे वो वर्षा का कौन सा प्रकार है, तो वो है आपका पर्वतीय वर्षा का उदाहरण। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अर्थात कन्याकुमारी कहां पर है? द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिसुलर इंडिया दैट इज कन्याकुमारी इज। तो वेरी सिंपल, आप बता ही देंगे भारत कहां पर है। ये 0 डिग्री अक्षांश, और 0 डिग्री अक्षांश को आप क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। और भारत कहां से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर है वो। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है या भारत का जो कन्याकुमारी है वो कहां जाएगा? भूमध्य रेखा के दक्षिण में या भूमध्य रेखा के ऊपर? तो आंसर आ जाएगा भूमध्य रेखा के ऊपर, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, यहां पर है ये भूमध्य रेखा, और यह है आपका भारत, तो ये भूमध्य रेखा के ऊपर है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, नासिक शहर भारत में किस नदी के तट पर स्थित है? द सिटी ऑफ नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ इंडियन रिवर। तो आपको पता ही जो नासिक शहर है वो किस नदी के तट पर है? तो नासिक है आपका गोदावरी नदी के तट पर। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट पर्वत महाराष्ट्र में नासिक जिले से ही निकलती है, इसलिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको याद हो चुका होगा, कमेंट करके जरूर बताते रहिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मन्नार की खाड़ी भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? द गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो मन्नार की खाड़ी कहां पर है आपका? ये है आपका भारत, और ये आपका श्रीलंका। यहां पर है आपकी मन्नार की खाड़ी, यहां पर आपकी मन्नार की खाड़ी है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है आपका तमिलनाडु। तो मन्नार की खाड़ी भी कहां से, किस राज्य से टच होगी? आपकी तमिलनाडु से होगी। केरला इधर है आपका, कर्नाटका इधर है, और तेलंगाना यहां पर है। तो आंसर बनता है आपका तमिलनाडु राज्य। ठीक है, तमिलनाडु राज्य भारत का दक्षिणतम राज्य है, वहीं पर है आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन। ठीक है, और वो मुख्य भूमिका है, लेकिन द्वीपों का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसको आप पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है? तो वेरी सिंपल, विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर? तो बताइए फटाफट से अगर आपको आंसर पता है। तो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत, वही सेम है। तो प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? आपकी गोदावरी। तो गोदावरी पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है, ये आपकी गोदावरी, ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत। और ये गोदावरी को आप क्या बोलते हैं? वृद्धगंगा या बूढ़ी गंगा, वृद्धगंगा या बूढ़ी गंगा भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? तो आपको पता ही है, बड़ी बड़ी नदियों में क्या होता है, छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाती हैं। बड़ी बड़ी नदियों में छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाती हैं। तो इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो प्यारे बच्चों, गंगा की सहायक नदी इनमें से इंद्रावती नहीं है। तो कौन कौन सी है? आपकी सोन है, गोमती है, यमुना है, आपकी कोसी है, घाघरा है, गंडक है, गोमती है, ये सभी गंगा की सहायक नदी है, लेकिन इंद्रावती गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो याद कर लीजिए, जो भी बड़ी नदियां हैं उनमें लंबी नदी कौन सी है, किसकी लंबी नदी कौन सी है, किसकी सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। और सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो वो है आपकी यमुना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूरी तरह से हिमालय में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट लाइज कंप्लीटली इन द हिमालयस? तो आप देखो प्यारे बच्चों, जो आपका पंजाब है, पंजाब का अर्थ क्या है? पंजाब का अर्थ है 5 नदियों का क्षेत्र। 5, पंजाब का अर्थ क्या है? 5 नदियों का क्षेत्र या 5 नदियों का मैदान, ठीक है। तो जो पंजाब है, पंजाब मैदान का निर्माण किसने किया? हम इसको मैदान पढ़ते हैं, पंजाब का मैदान। पंजाब मैदान का निर्माण किसने किया? जो सिंधु नदी है, सिंधु की 5 सहायक नदी है, सिंधु की 5 सहायक नदी है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। सिंधु की 5 सहायक नदियों ने पंजाब मैदान का निर्माण किया। तो ये पूरी तरह से हिमालय का भाग नहीं है, जबकि जो शिवालिक पर्वत है वो छोटा सा है, इसमें मिलता भी है। इसमें ऐसा है, जो हिमालय पर्वत है वो भी मिलता है, और पंजाब मैदान तो आप समझ रहे हो, खूब समझते हो, पंजाब मीन्स 5 नदियों की भूमि, और भूमि मैदान का निर्माण करती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और कहां पर समाप्त होती है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, द रिवर गंगा इमर्ज फ्रॉम, और कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर एंड एंड्स एट। तो गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से, महान हिमालय उत्तराखंड राज्य और आपका उत्तरकाशी जिला है गौमुख स्थान के, गंगोत्री हिमनद से निकलती है और कहां पर गिरती है? वेरी सिंपल, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये आपकी कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। तो ये कैसी दिशा हो गई? पश्चिम से निकलती है और पूर्व की तरफ बहने वाली नदी हो गई। और ये भारत की सबसे लंबी नदी है, आप जानते हैं। इसकी लंबाई की बात करो तो इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, और भारत में लंबाई की बात करते हो, ये लंबाई इसकी 2510 किलोमीटर, ये कुल लंबाई। और ये भारत में लंबाई, क्योंकि ये कुछ दूरी के लिए कहां पर चली जाती है? बांग्लादेश में। ये ब्रह्मपुत्र से मिलकर फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी आज की क्लास। आपने पूरा अच्छा समझा होगा। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके आप जरूर बताइए अपने क्वेश्चंस को। और इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम लिंक है के द्वारा आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको हर क्लास के पीडीएफ मिलते हैं। और एक और चीज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा स्मार्ट का ऐप आ चुका है, तो राइस स्मार्ट का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और वहां पर आपको मिलेगा कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच। और यहाँ पर आपको हर रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलती है, और जो भी एसएससी का सिलेबस है उसका स्टडी मटेरियल जो दोनों भाषाओं में होगा, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, आप चाहे किसी में भी पढ़ सकते हैं। और जब आप पढ़ लेंगे तो क्लास के बाद ही जो आपने पढ़ा उसी का टेस्ट भी होगा, फिर आपका वीकली टेस्ट, जो आपने पूरे महीने पढ़ा फिर उसका मंथली टेस्ट होगा, फिर आपका सेमेस्टर टेस्ट होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन अलग से होंगे जहां पर आप अपने किसी भी तरह के डाउट पूछ सकते हैं। बेशक आप सेल्फ स्टडी करते हैं तब वो डाउट आए या क्लास के डाउट आए, सारे डाउट आप यहां पर पूछ सकते हैं। जेनरिक टॉपिक वीडियोस मिलेंगी यहां पर जो रिकॉर्डेड रहेंगी और जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी सिलेबस को समझने में, पढ़ने में, जहां पर आपके
बार बार डाउट्स आते हैं, बार बार आपको रिपीट, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि बार बार रिपीट करना पड़ता है, तो हमने पहले से ही वो बच्चों के लिए यहाँ पर डाल दी है जेनरिक टॉपिक वीडियोस के नाम से, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। बाकी आगे जानकारी लिखिए, आप जानकारी के लिए आप 82827099 जो दिया हुआ नंबर है, इस पर कॉल कर लीजिए और पूरी डिटेल आप जानकारी ले लीजिए, ठीक है, कोर्स की। और जब भी आप कोर्स यूज करेंगे, जब भी आप कोर्स को परचेज करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो मेरा कोड आप यूज कर लेना। मेरा कोड है TB500। इस कोड को यूज करने से आपकी जो भी सब्सक्रिप्शन फी है उसमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, बने रहिए राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल और साथ ही साथ हमारे ऐप पर आपको बहुत सारी फ्री जो डेमो वीडियोस है, डेमो क्लासेस है जो लाइव रहती हैं, वो भी मिल जाएंगी। तो हमारा ऐप अभी डाउनलोड करें और जो थ्योरी की क्लासेस है उसको भी आप अच्छे से समझें और साथ ही साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। और जो भी आपके दोस्त हैं, दोस्तों को साथ लेकर आइए, ग्रुप में स्टडी कीजिए, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं फिर कल 2 PM पर लाइव क्लास में। आप जानती हैं हर रोज मेरी क्लास होती है 2 PM पर। तो अपना ध्यान रखेंगे, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे और मेहनत करेंगे जब तक आप सफल नहीं होते। रुकना नहीं है, डरना नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ना है और आप बढ़ सकते हैं आगे, जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए पूरी तरह से आपकी सफलता में साथ है, लेकिन आपको भी करनी पड़ेगी मेहनत। तो थैंक यू बच्चों एंड गुड लक।